हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात की थी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, सबमरीन्स और हॉट एयर बैलून्स। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, क्योंकि इनके ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है, ऊपर भी हवा है, नीचे भी हवा है। बेसिकली सबमर्ज्ड बॉडीज वो होते हैं जहां ऊपर के फ्लूइड और नीचे के फ्लूइड का डेंसिटी डिफरेंस कम हो, मतलब कि दोनों डेंसिटीज कंपेरेबल हो। और अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज की, जैसे कि शिप। तो ऊपर हवा है, नीचे पानी है, डेंसिटी डिफरेंस बहुत लार्ज है, तो ऊपर के फ्लूइड के कारण जो ब्योएंट फोर्स होती है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। आई थिंक ये डिस्कशन हम सबसे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज की, जैसे कि बोट्स, शिप्स, चाहे क्रूज शिप्स हों, ऑयल टैंकर्स हों, या फिर कार्गो शिप्स हों, या नेवी के शिप्स हों, या फिर ओएनजीसी के और श्लमबर्गर जैसी कंपनीज हैं उनके ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स हों, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हों, या सीमेंस के फ्लोटिंग विंड एनर्जी फार्म्स हों, फ्यूचर में फ्लोटिंग सिटीज हों। ठीक है, तो इन सभी की स्टेबिलिटी की बात करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे स्टेबिलिटी इन केस ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे स्टेबिलिटी इन केस ऑफ रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को याद होगा, जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मान लीजिए ये शिप है, तो ऑब्वियसली एक शिप जो है वो अपनी नोज की डायरेक्शन में मूव करता है। डेफिनेटली आप एक शिप को लेफ्ट राइट टर्न कर सकते हो विद हेल्प ऑफ प्रोपेलर्स एट द बैक, बट इन जनरल शिप अपनी नोज की डायरेक्शन में मूव करता है, और उस डायरेक्शन को हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, साइड से जो वेव्स आती हैं उन वेव्स के कारण शिप जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। इसको हमने बोला था रोल, बोला था, है ना। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रोल की यानी रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। अच्छा, किसी इंक्लिनेशन पे वेव्स आ रही हैं तो ये वेव्स क्या करेंगी, ये वेव्स रोटेट करेंगी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, इसको हम बोल रहे थे यॉ। और जब शिप आगे बढ़ता है तो पानी में जो टाइड्स होते हैं उन टाइड्स के कारण शिप जो है गोता खाता है डॉल्फिन की तरह, उसको हम बोलते हैं पिच। तो डेफिनेटली अपने सिलेबस में हम यॉ और पिच की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रोल की बात कर रहे हैं, हम स्टेबिलिटी इन केस ऑफ रोल की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, ये जो साइड वेव्स हैं, ये वाली जो साइड वेव्स हैं जो रोल कॉज कर रही हैं, इन साइड वेव्स के कारण सिर्फ रोल नहीं होगा, सिर्फ रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट भी तो होगी। उस ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट को आप स्वे बोलते हो। और जो पानी में टाइड्स आ रहे हैं उन टाइड्स के कारण सिर्फ पिच नहीं होता, तो बेसिकली पानी ऊपर नीचे हो रहा है, तो जब शिप आगे बढ़ता है तो शिप सिर्फ पिच नहीं खाता, शिप सिर्फ गोता नहीं खाता, शिप में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी होती है, अप एंड डाउन। तो वो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है उसको आप बोलते हैं हीव। तो इस वीडियो में हम लोग हीव यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। उसके अलावा शिप की एक और मोशन होती है जिसको आप बोलते हो सर्ज, वो आप खुद चेकआउट करो कि सर्ज की डेफिनेशन क्या है, वो मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। मगर इस वीडियो में हम किस पे फोकस करेंगे, किस पे करेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स पे यानी कि हीव पर। और नेक्स्ट वीडियो में हम किस पे फोकस करेंगे, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट पे, इन पर्टिकुलर रोल पर। और दोनों ही वीडियोस में मैं शिप का ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ठीक है। हम ये वाला क्रॉस सेक्शन यूज करने वाले हैं, इस क्रॉस सेक्शन को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने नोट्स में पहले टाइटल कर सकते हो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि हीव, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि हीव, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जस्ट इन केस अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। मेरी पीपीटी में एक छोटा सा GIF फाइल भी है शायद, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक, शायद पीपीटी में एक GIF फाइल भी है। हाँ, तो आप देख रहे होंगे जो लेफ्ट साइड में एक मूविंग बोट का सिमुलेशन है, तो इसमें हल्का सा पिच भी है, मगर वर्टिकल अप एंड डाउन ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट भी है। तो जो पिच है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, जो हीव है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है ना, वर्टिकल अप एंड डाउन डिस्प्लेसमेंट। और राइट हैंड साइड में तो भैया कोई फ्लोटिंग ऑफशोर बेस है,
आप देख सकते हो कि पानी के टाइड्स के कारण वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो वहां पे बहुत अच्छे से विजिबल है। ठीक है, तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मान लेते हैं शिप अभी डॉकयार्ड में है और पानी में किसी तरह का मोशन नहीं है, तो शिप भी आराम से फ्लोट कर रहा है, शिप पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है। कौन कौन बताएगा? फोर्स एनालिसिस कौन बताएगा? शिप पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? यस, आप लोग बिल्कुल सही हो। शिप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, और हम वेट कैसे लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग देख सकते हैं कि शिप का जो पोर्शन पानी के अंदर है, इस डेप्थ को बोलते हैं डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको? इस हाइट को बोलते हैं, ये वाली हाइट को बोलते हैं डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस। मान लेते हैं ये h है। शिप का जो पोर्शन पानी में सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर है, तो शिप क्या करेगा? उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा। इसको हम डिस्प्लेस्ड वाटर बोलेंगे, और डिस्प्लेस्ड वाटर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ब्यूएंट फोर्स मिल जाएगी। ब्यूएंट फोर्स आप कैसे लिखेंगे? आई थिंक आप लोग लिखेंगे ब्यूएंट फोर्स इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंटू जी। और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर का मतलब है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर, तो इसको हम VBI भी लिख सकते हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा मेरे पीछे जो है फिगर छुप जाएगा, जस्ट होल्ड ऑन। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने इतना ही लिखा है VBI, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर। अच्छा, ये फोर्स कहां से पास करती है, ये फोर्स कहां एक्ट करती है? तो आप लोगों ने शायद प्रूफ किया ही होगा कि सर ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर का भी तो कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ ब्यूएंसी भी कहते हैं। तो जो ब्यूएंट फोर्स होगी वो इस पॉइंट से पास करेगी। सो इनिशियली ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो सर जब ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम सीधा बोलेंगे कि भैया शिप का जो वेट है वो बैलेंस हो रहा है। कैसे बैलेंस हो रहा है? बाय ब्यूएंट फोर्स। और दूसरी बात, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होगा। तो अगर बॉडी पे सिर्फ दो फोर्सेस लगती हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो उन दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। आई होप ये तो हर कोई समझता ही है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि पानी में वेव्स आ गई, तो उन वेव्स के कारण क्या हो रहा है? हीव हो रही है, यानी कि शिप ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा शिप नीचे चला गया। सो लेट्स सी क्या होगा। आप लोग मुझे ये प्रूफ करके बताओ, पहले आप लोग पॉज करो और मुझे ये प्रूफ करके बताओ कि बॉडी स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखो तो हम लोग कई बार गेम खेलते हैं, कॉस्को की बॉल लेते हैं, पानी में गिरा देते हैं, बॉल फ्लोट करती है, उसको थोड़ा सा नीचे पुश करते हैं तो वो बॉल वापस ऊपर आ जाती है, तो बॉडी स्टेबल है। ऐसी लक्कड़ के फट्टे के साथ भी होता है, ऐसे ही शिप के साथ भी होता है। मगर क्यों होता है वो प्रूफ करके देखो, पहले खुद से प्रूफ करके देखो। छोटा सा प्रूफ है, बाद में मेरा प्रूफ चेक करना। ठीक है, तो पॉज करो और ट्राई करो। ओके, सो आई थिंक दिस इज द शिप क्रॉस सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। पहले ये शिप का इक्विलिब्रियम पोजीशन था, अब पानी में वेव्स आने के कारण ये शिप ऊपर नीचे हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम देख सकते हैं कि ये शिप थोड़ा सा नीचे है, ये शिप थोड़ा सा नीचे है ना। और आई थिंक क्या हुआ कि पहले जो डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस था, पहले डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस इतना था, दिस वाज द इनिशियल डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस h, और शिप के नीचे जाने से डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस बढ़ गया। कितना बढ़ गया? x। तो मेरे ख्याल से द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंक्रीज हो गया। और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना इंक्रीज हुआ? इतना इंक्रीज हुआ, है ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इतना इंक्रीज हो गया। अगर इसको लिखना हो, इस वॉल्यूम को लिखना हो, बहुत आसान है। कैसे? ये मान लो बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो आप क्या बोलोगे कि पहले जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर था वो VD था, मगर बॉडी के नीचे जाने से द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंक्रीज कर गया। कितना? A इंटू x। तो ये न्यू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है। सही है ना? आई होप इसको सब लोग समझ रहे हैं। अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भैया पहले तो इनिशियली जो हमारा वेट था वो ब्यूएंट फोर्स से बैलेंस हो रहा था,
और ब्योएंट फोर्स कैसे लिखते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी लिखते हैं। मगर बॉडी के नीचे जाने से वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बढ़ गया तो ब्योएंट फोर्स बढ़ गई। इसका मतलब अब ब्योएंट फोर्स जो है वेट से ज्यादा हो जाएगी। तो अब ब्योएंट फोर्स वेट से ज्यादा है तो आप बोलेंगे ब्योएंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वेट लग रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब एक रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स आ रही है, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स आ रही है जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, एफ नेट आएगी जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। इसके बराबर एफ बी माइनस डब्ल्यू के बराबर। तो मेरे ख्याल से आप क्या बोलेंगे? आप सीधा बोलेंगे बॉडी को थोड़ा सा नीचे पुश करने से वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंक्रीज हो रहा है, ब्योएंट फोर्स इंक्रीज हो रहा है। पहले ब्योएंट फोर्स और वेट बराबर थे, मगर अब ब्योएंट फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो जैसे ही हम बॉडी को रिलीज करेंगे बॉडी वापस ऊपर आ जाएगी। तो बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे थे, बॉडी वापस आ रही है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया स्टेबल बन गया। तो चाहे आप कॉस्को बॉल के साथ एक्सपेरिमेंट करो, लक्कड़ के फट्टे के साथ एक्सपेरिमेंट करो, कोई हॉलो बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करो, यही फंडा चलता है। ठीक है, सो डेफिनेटली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स में फ्लोटिंग बॉडीज आर स्टेबल। अच्छा, अब इसमें ना एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि आप भी समझते हो कि जब आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देके रिलीज किया तो बॉडी वापस ऊपर जाएगा। तो इनर्शिया के कारण बॉडी ऊपर जाके स्टॉप नहीं करेगा, पहले वो ऑसिलेट करेगा और बाद में स्टॉप करेगा, है ना? ये तो होता ही है। मेरे ख्याल से क्या होगा, बॉडी को पुश करोगे नीचे तो बॉडी जो है स्टेबिलिटी के कारण ऊपर आएगा और थोड़ा ऑसिलेट करेगा और बाद में वो ऑसिलेशन जो है डैम्प होके खत्म हो जाएगी। सो अगर हम डैम्पिंग इफेक्ट को यानी फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो ये ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? ये एक क्वेश्चन बन सकता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वो इसको देखें, इस डेरिवेशन को जरूर देखें, क्योंकि उनको गेट एग्जाम में, ईएससी एग्जाम में, इसरो डीआरडीओ एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है, एनएचपीसी के एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। मगर जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये डेरिवेशन इग्नोर करके फाइनल फॉर्मूला पे जा सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगा जहां मैं फाइनल फॉर्मूले को समराइज कर रहा हूं। पर जो डेरिवेशन है वो कोई बहुत टफ नहीं है, हार्डली 2-3 मिनट का डेरिवेशन होगा या 4 मिनट का डेरिवेशन होगा, आप देख सकते हो, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, सो आओ चेकआउट करते हैं। अच्छा, उस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए एक काम करते हैं, मतलब ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए या एक साइकिल का टाइम पीरियड निकालने के लिए एक काम करते हैं, जरा 11वीं 12वीं के बेसिक्स पे जाते हैं। तो 11वीं 12वीं में हम क्या करते थे? स्प्रिंग मास सिस्टम लेते थे। तो मान लेते हैं एक स्प्रिंग पे एक बॉक्स को लटका दिया और फिर धीरे से लीव कर दिया ताकि बॉक्स फाइनली इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे कि बॉक्स का वेट लग रहा है नीचे की तरफ, उसी वेट के कारण स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन आएगी, डेल्टा मान लेते हैं। तो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, यहां तक थी, मगर अब स्प्रिंग में थोड़ा सा एक्सटेंशन आ गया, कितना? डेल्टा। तो ये स्प्रिंग फोर्स जो है के डेल्टा वो वेट को बैलेंस कर देगी। तो ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, mg इज इक्वल टू के डेल्टा। और मान लेते हैं बॉक्स की ये जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये x इक्वल टू 0 है। ओके, सो सीम्स लाइक मेरे लैपटॉप का ना फैन बहुत आवाज कर रहा है। आई होप आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ऑडियो नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ नॉइस फिल्टर। ठीक है, गुड। ओके, अब एक काम करते हैं, इस बॉक्स को थोड़ा सा नीचे पुल करके रिलीज कर देते हैं। क्या होगा? क्या होगा? ऑसिलेशन होगा, है ना? उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत डायरेक्ट है। सो बॉक्स क्या कर रहा है? ऊपर नीचे मूव कर रहा है। और मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पर ये बॉक्स की पोजीशन है, ये बॉक्स की नई पोजीशन है। तो इस बॉक्स की पोजीशन को हम लिखेंगे x। अगर बॉक्स ऊपर नीचे की तरफ है तो x को ले लेते हैं पॉजिटिव, और बॉक्स ऊपर की तरफ है तो x को ले लेते हैं नेगेटिव। इसका मतलब मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन है नेगेटिव।
अब ना बॉक्स मूव कर रहा है, बॉक्स रेस्ट पर नहीं है, बॉक्स मूव कर रहा है, तो बॉक्स के अंदर वेलोसिटी होगा, बॉक्स के अंदर एक्सेलरेशन होगा, और आप क्या करोगे, बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे फिर से। तो आप बोलोगे बॉक्स का वेट लग रहा है नीचे की तरफ, मगर स्प्रिंग फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, और अब स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितनी है, स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितनी है, डेल्टा प्लस एक्स। स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन कितनी है, डेल्टा प्लस एक्स। तो आप क्या बोलेंगे, जो स्प्रिंग फोर्स आएगी ऊपर की तरफ दैट इज के एक्स प्लस डेल्टा, राइट। अब फिर से फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे, आप बोलेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो mg माइनस अपवर्ड फोर्स यानी के एक्स प्लस डेल्टा, और क्योंकि अब बॉक्स मूव कर रहा है तो बॉक्स की एक एक्सेलरेशन आएगी ma, एक्सेलरेशन आएगी a, तो इनर्शिया लिखा ma। अब मेरे ख्याल से जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा, मगर के डेल्टा क्या था, के डेल्टा तो स्प्रिंग फोर्स था इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो एक्चुअल में वेट के बराबर है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अब ये कैसे किया, बहुत आसान है। कैसे, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है ना। तो वेलोसिटी की जगह जब आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिख दिया तो अपने आप क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और जो माइनस के एक्स वाली टर्म थी उसको भी मैं एक साइड पे ले आया। अब एक काम करने का, जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो बाकी इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाएगी, है ना। अब आप देख सकते हो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसके बीच में, x यानी कि पोजीशन और t टाइम यानी कि टाइम के बीच में। तो जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो पोजीशन आ जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। किसी भी टाइम पे बॉक्स की पोजीशन पता लग जाती है। एनीवेज, आपने ये इक्वेशन देखी, आप इस इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हो, मगर अभी हम उसको सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने इस कोफिशिएंट में इंटरेस्टेड हूं, ये वाला जो कोफिशिएंट है। दरअसल x का जो कोफिशिएंट आता है ना फाइनल, ये कोफिशिएंट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है। तो दरअसल ये जो कोफिशिएंट है कितना आया, k बाय m आया, तो ये किसका स्क्वायर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर है। तो आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m लिख सकते हो, तो आपके पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाय m। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिख सकते हैं, कैसे, 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन गोइंग अप एंड डाउन एंड बैक, है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन क्या बन जाएगा, 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ m बाय k बन जाएगा, है ना। और अगर आप 1 बाय टाइम पीरियड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आई थिंक आपके पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड आ जाता है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या आएगा, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m। अब सेम फंडा जो है मैं शिप पे यानी फ्लोटिंग बॉडी पे भी लगा देता हूं और फ्लोटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आओ फटाफट से चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, फटाफट से चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो जब पानी शांत था बॉडी जो है आराम से फ्लोट कर रही थी, जब पानी शांत था बॉडी आराम से फ्लोट कर रही थी, और बॉडी का वेट जो है वो ब्यूएंट फोर्स से बैलेंस हो रहा था। अभी इस पोजीशन में जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है वो इतना है, इसको हम बोलेंगे VD, इसको आप बोलेंगे करंट वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। सो आपने क्या बताया मुझे, आप लोगों ने बताया कि अभी जो है वेट, बॉडी का वेट वो ब्यूएंट फोर्स से बैलेंस आउट हो रहा है और एक्सेलरेशन 0 है, कोई मोशन नहीं है। सो वेट ऑफ द शिप माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू g इज इक्वल टू 0। अब पानी में वेव्स आ गई, उनके कारण शिप ऊपर नीचे हो रहा है, तो शिप मूव कर रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर हम देख सकते हैं कि ये शिप की नई पोजीशन है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ये शिप की नई पोजीशन है, ये शिप की नई पोजीशन है। तो अगेन वही फंडा लग जाएगा कि डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, बाय डिस्टेंस x। तो डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस बढ़ने से क्या हो गया,
आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंक्रीज कर गया, तो न्यू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होगा, Vd प्लस AX। सो क्या हो रहा है, शिप ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हमने शिप की नई पोजीशन दिखाई। एक काम करता हूँ, न्यू पोजीशन का कलर चेंज कर देता हूँ। न्यू पोजीशन के कलर को क्या कर दें, ये पिंक कलर दे देते हैं, चलो पिंक कलर दे देते हैं। न्यू पोजीशन के कलर को पिंक कलर दे देते हैं, ठीक है, पिंक कलर दे दिया। आई होप दिखाई दे रहा है, मतलब वैसे पिंक और येलो कोई खास डिफरेंस नहीं है। बेटर होता अगर मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता, वो रेड कलर यूज कर लेता, बट चलो ठीक है। सो शिप जो है ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये शिप की पोजीशन है। वैसे शिप मूव कर रहा है मगर हमने फोटो खींची है 11 बजे, तो 11 बजे हमें शिप की पोजीशन दिखाई दे रही है। अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे डाउनवर्ड फोर्स क्या है, बॉडी का वेट। अपवर्ड फोर्स क्या है, ब्यूएंट फोर्स। न्यू ब्यूएंट फोर्स कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर यानी Vd प्लस AX इंटू G। और बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही है तो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो W माइनस रो Vd G। अच्छा, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की ब्यूएंट फोर्स है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में ब्यूएंट फोर्स और वेट बराबर होते हैं। और माइनस रो AXG, ये अब एडिशनल ब्यूएंट फोर्स है ना, ये एडिशनल ब्यूएंट फोर्स है बॉडी के और नीचे जाने से, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। फिर से एक्सेलरेशन को क्या करोगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख दोगे और दूसरी टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओगे। सो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस रो ए जी एक्स इक्वल टू 0। फिर से क्या करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको बनाएंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा रो ए जी बाय एम एक्स। तो भैया x का कॉफिशिएंट क्या होता है, x का कॉफिशिएंट क्या होता है, x का कॉफिशिएंट होता है सर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर होता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कितना आ रहा है, रो ए जी बाय एक्स आ रहा है, सॉरी रो ए जी बाय एम आ रहा है। सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, दरअसल एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है, वैसे तो मोशन ऐसे हो रही है ना, ऐसे हो रही है, बॉक्स ऊपर नीचे जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, बॉक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक बॉल ले सकते हो। तो जब बॉक्स नीचे जा रहा है तो बॉल ऐसे जा रही है सर्कल पे, जब बॉक्स ऊपर जा रहा है तो बॉल ऐसे जा रही है सर्कल पे। तो बेसिकली बॉक्स और बॉल का वर्टिकल एलिवेशन सेम रहेगा। तो बॉक्स ऊपर गया, बॉल ऊपर गई, बॉक्स नीचे आया, बॉल नीचे आ गई, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वैसे तो बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही है मगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक बॉल ले ली जो सर्कल पे मूव कर रही है, तो उसका ओमेगा आ गया, ठीक है। सो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो। अच्छा, अब आप ओमेगा को क्या करोगे, अंडर रूट लिख दोगे, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ रो ए जी बाय एम। इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि रेडियन पर सेकेंड और सिंपली पर सेकेंड। अब आप क्या करोगे, 2 पाई यानी कि एक सर्कल को के एंगल को ओमेगा से डिवाइड कर दोगे तो टाइम पीरियड ऑफ 1 कंप्लीट साइकिल आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आई थिंक ये बन जाएगा 2 पाई, ये बन जाएगा 2 पाई एंड m बाय रो ए जी, ये बन जाएगा टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल। और टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल, तो 1 बाई टी करने से नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड आ गया, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड कितना आया, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ रो ए जी बाय एम, ठीक है। तो आप देख सकते हो बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड उतने कम होंगे, और अगर बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड ज्यादा होंगे, ठीक है। एनीवेज, तो ये आपने क्या किया, आपने ये भी देख लिया कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। सो ये आंसर जो आता है ये हर्ट्ज में आता है, ये वाला जो आंसर है ये सेकंड में है, और ये वाला आंसर आपने देख लिया रेडियन पर सेकंड यानी कि पर सेकंड में है, ठीक है। तो कितनी टर्म्स हैं, 3, ओमेगा, टी और न्यू। आई होप वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में रोटेशनल स्टेबिलिटी देखेंगे और इसी तरह रोटेशनल स्टेबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उन फ्रेंड्स को शेयर करो जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको वीडियोस की ज़रूरत है। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो टीचर्स से पढ़ना चाहता है तो मेरे बारे में बताओ, ओके।
Thank you. See you next time. See you in the next video. Not next time, in the next video. Bye bye.